नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आगाज होने जा रहा है। बैठक में देश भर के हजारों नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज परिषद में उद्घाटन भाषण देंगे। शनिवार को पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। इस दौरान देश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी 2019 का चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि 3 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव अहम होगा। ओबीसी आयोग की बात करें, 3 तलाक की बात करें, आरक्षण जैसे मुद्दे पर विपक्ष के रुख पर भी सवाल उठाया जाएगा। 3 राज्यों की हार पर गहन मंथन होगा। कुछ ही दिन पहले शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 17 कमेटियां बनाई हैं। राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनूप, किस तरह की तैयारियां हैं बताइएगा, और क्या कुछ और खास रहने वाला है इस पूरी बैठक में? देखिए जीनत, 2 दिनों की राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज होनी है और 3 प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव है, आर्थिक प्रस्ताव है और एक धन्यवाद प्रस्ताव है। धन्यवाद प्रस्ताव चूंकि 2 दिन पहले ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सवर्णों को आरक्षण दिया है, उस पर एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सवर्णों के अधिकार को लेकर, और जिस तरीके से गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, तो इस पर एक धन्यवाद प्रस्ताव होगा। सबसे बड़ी बात है कि आज अमित शाह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका अभिभाषण के साथ इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी, जिसमें कहीं ना कहीं 2019 को लेकर के एक रोड मैप बताया जाएगा सभी कार्यकर्ताओं को और सभी नेताओं को। इसके अलावा कल का जो दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये दिल्ली के रामलीला मैदान में ये बैठक है और कई मायने से ये कह सकते हैं जीनत की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि 2014 में भी इसी तरह की राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हुई थी और वहीं से शुरुआत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी जो है पूरे एक्शन में है और हर दिन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 100 दिन से भी ज्यादा का वक्त नहीं बचा है। राम मंदिर के मुद्दे में नया ट्विस्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की जो नई संविधान पीठ का गठन किया था, सुनवाई शुरू होते ही पीठ के एक सदस्य जस्टिस उदय ललित को लेकर मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन ने सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद मामला जहां से शुरू हुआ फिर वहीं अटक गया। राम मंदिर का मुद्दा सियासत से ज्यादा अब कोर्ट की तारीखों में उलझकर रह गया है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इस मुद्दे की नियति बन गई है। अब कौन इस मुद्दे को तारीखों में उलझा रहा है, कौन कोर्ट में मामला लटका रहा है, इसको लेकर बयानबाजियों का बाजार गर्म है। लेकिन खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक नई तारीख दे दी है। अब 4 जनवरी को जहां से सुनवाई का नया सिलसिला शुरू हुआ था, फिर वहीं आकर अटक गया है। मतलब फिर नई बेंच, नई तारीख और नए तरीके से सुनवाई। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आज कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि मामला नई तारीखों में उलझ गया। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान पीठ बनी थी, उसकी सुनवाई का पहला दिन था। कोर्ट रूम जो है वो पक्षकारों से, वकीलों से खचाखच भरा हुआ था। हिंदू पक्ष के वकील हरीश साल्वे, सीएस रंगनाथन, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन, जफरयाब जिलानी, ये सब कोर्ट रूम में मौजूद थे। संविधान पीठ के 5 जस्टिस जैसे ही कोर्ट रूम में दाखिल हुए, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन सबसे पहले अपनी बात रखने के लिए कोर्ट रूम में खड़े हुए। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, आज हम सुनवाई की तारीख तय करने के लिए बैठे हैं। सुनवाई आज नहीं है, इसलिए आप कोई बात ना कहें। थोड़ी देर खामोशी रही, लेकिन राजीव धवन ने अपनी बात जारी रखते हुए 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस उदय ललित पर सवाल उठा दिए।
उन्होंने कहा कि जस्टिस उदयू ललित तो 1994 में कल्याण सिंह के एक मामले को लेकर कोर्ट में उनके वकील के तौर पर पेश हुए, लिहाजा वो इतने गंभीर मामले के लिए बने संविधान पीठ में शामिल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि मैं तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बाद में उन्होंने सॉरी भी कह दिया। जाहिर है मसला जितना संजीदा है, राजीव धवन का सवाल भी उतना ही गंभीर था, लिहाजा कोर्ट रूम में कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। लेकिन अगले ही पल चीफ जस्टिस बोले, खेद जताने की जरूरत नहीं, आप तथ्य रख रहे हैं। कोर्ट रूम में थोड़ी गहमा गहमी शुरू हो गई। वकील, पक्षकार सब संविधान बेंच की ओर, संविधान पीठ की ओर देख रहे थे। राजीव धवन ने जो ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद पांचों जजेस ने आपस में बात की और इस बातचीत के बाद जस्टिस यूयू ललित ने इस संविधान पीठ से अपने आप को अलग कर लिया। अब फिर से सवाल वही था कि सुनवाई का क्या होगा। जस्टिस ललित के खुद को संवैधानिक पीठ से अलग करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 29 जनवरी को नई बेंच बैठेगी। हालांकि इस बीच राजीव धवन ने फिर दोहराया कि जस्टिस ललित के संवैधानिक पीठ में रहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल उठने के बाद जस्टिस ललित ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद राजीव धवन ने फिर से इस बात को संविधान पीठ के संज्ञान में लाया कि जो दस्तावेज कोर्ट के पास मौजूद हैं, उसमें अभी भी कई खामियां हैं। जिसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई ने रजिस्ट्रार को यह कहा कि अगली तारीख यानी 29 जनवरी को जब संविधान की पीठ बैठेगी तो तमाम दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त होने चाहिए। राजीव धवन ने यह भी सवाल उठाया कि पहले इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच में होनी थी, लेकिन अब 5 जजों की बेंच क्यों? प्रशासनिक आदेश दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ही करेगी। सुनवाई टलने की खबर आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। विरोध और प्रदर्शन के बीच अब सवाल वहीं जहां से शुरू हुआ था, फिर नई बेंच, नई तारीख। अब सभी को 29 जनवरी का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए भगवान विश्वनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप का जो सपना देखा है, उसके पूरे होने की झलक गुरुवार देर रात देखने को मिली, जब सीएम योगी खुद पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य की प्रगति को जानने के लिए पहुंच गए और अधिकारियों से कामकाज की पूरी जानकारी ली। बता दें कि ज्ञानव्यापी गेट से सीईओ ऑफिस तक अधिग्रहित भवनों को गिराने के बाद ये रास्ता निकाला गया। भगवान विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण की इस योजना को लेकर के और यहाँ के अति प्राचीन मंदिरों के संरक्षण को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसी कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ पर मैं आया हूँ। काशी की पुरातन परंपरा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को संरक्षित रखते हुए सुंदरीकरण का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, काशी की इस पहचान को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान है और हमारा विश्वास है कि शिवरात्रि के पहले यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े जो विकास कार्य हैं उनका देर रात यहाँ निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में उन्होंने जो अब तक कार्य हो गया है उसको देखा और जो कार्य अब तक होना बाकी है उसको उन्होंने देखा। अफसरों के साथ मीटिंग्स की और ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अंदर स्थित सीईओ ऑफिस तक खुद किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी गई है
तो ये जो तथ्य है ये साफ तौर पर उस श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति बता रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आज उसी राह पर, प्रधानमंत्री के सपने की राह पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पहुंची और वो स्थिति से संतुष्ट दिखे और शायद इसीलिए उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब की बार शिवरात्रि पर जो भी भक्त काशी आएगा उसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का नया और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इससे पहले सीएम योगी ने महाराष्ट्र और यूपी के सांस्कृतिक समन्वय के तहत वाराणसी के सरोजा पैलेस में आयोजित गीत रामायण कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान राम ने दोनों राज्यों के बीच संबंध स्थापित किया है, हमारी कोशिश भी यही है। इस मौके पर सीएम योगी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चांदी का गदा देकर सम्मानित किया। ऐसे ही गीत रामायण के कार्यक्रम के माध्यम से कैसे ये कार्यक्रम हो, हम सब के लिए एक अवसर है। काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर विभिन्न राज्यों को कहा कि वे अलग अलग राज्यों के साथ अपना सांस्कृतिक एमओयू क्लियर करें और उस एमओयू के माध्यम से वे एक दूसरे के यहां अपने सांस्कृतिक दलों को भेजें, एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाएं। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मोदी शुगर मिल घोटाले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज की है। मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश मोदी को तलब किया। 4 साल पहले किसानों को 100 करोड़ के भुगतान में गड़बड़ी का मामला है। ये शुगर मिल में हुए घोटाले के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया था। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस पूरे घोटाले के बारे में जानकारी दीजिएगा। जीनत, देखिए, अभी सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है खनन घोटाले में, जो 2012 से लेकर 2016 के बीच में हमीरपुर में हुआ है। सरकारी एनजीटी नियम कायदे कानूनों को साफ कर रखे खनन पे पट्टे बांटे गए हैं, जिसमें हमीरपुर की तत्कालीन सीएम सीनियर आईएएस अफसर बी चंद्रकला, समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश चंद्र मिश्रा समेत वहां के तत्कालीन जिला खनन अधिकारी और 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जब मामला करोड़ों के लेन देन का होता है, कहीं घपला गड़बड़ घोटाला होता है, तो ईडी भी उसकी जांच करती है। हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि कल ईडी ने सीबीआई से उस खनन घोटाले की एफआईआर की कॉपी ले ली है और उस एफआईआर की कॉपी का परीक्षण करने के बाद ईडी उसकी जांच करेगी, तय करेगी कि क्या इसमें ईडी को कोई अपनी अलग से जांच करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं। लेकिन मान के चलिए कि जो भी आरोपी खनन घोटाले में लिप्त हैं, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है। ऋषभ, जो शुगर मिल वाला मामला है और जिसमें हम देख रहे हैं कि घोटाला और फिर उसके बाद से स्टेप्स उठाए गए हैं, और अब वो भी जो थोड़ा सा समझाइएगा मार्गदर्शकों को। जी देखिए, ये 4 साल पुराना मामला है, मोदी शुगर मिल का मामला है, जहाँ पे किसान लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि शुगर मिल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है। उनसे जितना गन्ना और तमाम चीजें ली गई थी उस एवज में उनको पेमेंट नहीं की गई है। कई बार किसानों ने इस तरह की मांग की थी, सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और अब ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है इनके मैनेजमेंट के खिलाफ शुगर मिल के। अब ईडी इसकी अलग से जांच करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लड़के की चाह ने एक महिला को अपराधी बना दिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। रिपोर्ट। भोली सूरत से सावधान, मां ने ममता को किया शर्मसार, लड़के की चाह में बन गई अपराधी। आपने लोगों को कीमती सामान, पैसा या जेवरात चोरी करते कई बार देखा होगा, मगर गोंडा में इस महिला ने बच्चा ही पार कर दिया। शक्ल से भोली और मासूम दिखने वाली इस महिला को गौर से देख लीजिए और अब देखिए सीसीटीवी में कैद इस अपराध को। कैसे ये शातिर महिला अस्पताल से नवजात बच्चे को चुराकर अपने साथी को दे रही है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है। बच्चा आपने क्यों चोरी की? हमारे पास बच्चा नहीं था, हम बच्चे के लिए परेशान थे। हमारे पास 2 लड़कियां, बच्चे के लालच में आके चोरी की। दरअसल 2 दिन पहले जिले के बन खुसरा गांव की बड़का देवी ने महिला अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया था।
मां अपने कलेजे के टुकड़े को ढंग से निहार भी नहीं पाई थी कि अस्पताल में मौजूद इस शातिर महिला ने दुलारने के बहाने बच्चे को दादी की गोद से ले लिया और मौका देखकर फरार हो गई। इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि थाना कोड़िया में एक गांव में एक दंपति जिसके 2 बेटियां ही थी पहले से, उसके द्वारा पुत्र की चाहत में इस तरह की घटना को, अपराध को अंजाम दिया गया। बच्चा चोरी की इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके के लोगों को चौंका दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन मामले के खुलासे के बाद अलर्ट हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए गोंडा से देवमणि की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कोतवाली कछौना के सांता गांव में एक सन की पुत्र ने पिता की मौत के बाद उसके शव को अकेले ही घर में दफना दिया। गांव वालों ने पूछा तो वो घर के बाहर धारदार हथियार लेकर बैठ गया और बोला, मेरे पिता है, मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव वालों के मुताबिक 3 दिनों से मंगतराम के घर से किसी भी प्रकार की आहट नहीं मिली, तो उन्होंने छत से देखा तो उसका पुत्र पिता की कब्र के पास बैठकर रो रहा था। सन के पुत्र का कहना है कि गांव के लोग उनके पिता से रंजिश रखते थे। पिता ने जीवित रहते अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी, उसकी शव यात्रा में कोई ग्रामीण न आए। इस दिशा में उसका अंतिम संस्कार घर में ही किया जाए। फिलहाल पुलिस दोनों ही पहलुओं से जांच में जुट गई है। गाँव वालों ने रंजिशी के कारण ये तमाशा बनाया है। हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। कब खत्म हुए थे? आज 5 दिन हो गए और हमने अपने अकेलेपन की वजह से अपने घर में ही जगह काफी थी वहीं गाड़ दिए, गड्ढा खोद के। गाँव वालों को कुछ संदेह हुआ तो गाँव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डेड बॉडी खुलवा करके उसको पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जो भी साक्ष्य उपलब्ध होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां फतेहाबाद क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लाइव दबंगई देखने को मिली है। सीसीटीवी में आप भी देख सकते हैं कि कार में सवार होकर आए कुछ दबंग पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर कहर बरपा रहे हैं। दरअसल पेट्रोल भरवाने को लेकर बाइक सवार युवकों और सेल्समैन के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच युवकों के कहने पर कार में दबंग जो है पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां जिलाधिकारी और एसडीएम ने देर रात मूक, बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संचालित आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके से 60 में से 25 बच्चे ही मिले, जबकि बाकी बच्चों के बारे में कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं मिला। दूसरी ओर मूवमेंट रजिस्टर और अभिभावकों के प्रार्थना पत्र भी मौके से गायब थे। डीएम ने बच्चों का हाल जानने के बाद जिम्मेदारों अधिकारियों को कलेक्ट्रेट में तलब किया है। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान। हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं। अच्छी बात यह है कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करना है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज़ 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं newz18up.com। फेसबुक पेज है /News18UP। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @News18UP और हमारा यूट्यूब चैनल है /News18UP उत्तराखंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुप्रभात।